नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम फिर संविधान की भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के बारे में जिक्र करेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने आपको ये बताया था कि ये धारा आजकल क्यों सुर्खियों में है और ये है क्या। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A है क्या और ये सुर्खियों में क्यों है। तो ये राजद्रोह से जुड़ा हुआ मामला है। इस धारा के तहत अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो और आरोप साबित होता है तो ऐसे व्यक्ति को राजद्रोही माना जाएगा इस धारा के हिसाब से। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा होता नहीं है। हम पिछली कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं। फारूक अब्दुल्ला पे राजद्रोह की धारा लगी, मुकदमा खारिज हो गया। उसके बाद पत्रकार विनोद दुआ पे ये धारा लगी, मुकदमा खारिज हो गया। मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पे ये धारा लगी, मुकदमा खारिज हो गया। उससे पहले असीम त्रिवेदी पे धारा लगी थी महाराष्ट्र में, ये खारिज हो गई, ये मामला खारिज हो गया। और ये सारे मामले हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर खारिज होते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो विद्वान न्यायाधीश हैं, जो हम मतलब जो भी जज हैं, वो कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से उनको लगता है कि ये जो धारा है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है। पिछले साल सितंबर 2020 की बात है, सुप्रीम कोर्ट के जज मदन बी लोकुर ने अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर एक सेमिनार में कहा था कि 124A की धारा का दुरुपयोग हो रहा है। 124A का उपयोग लोगों से बोलने की आज़ादी को प्रतिबंधित करने के लिए किया जा रहा है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज मदन बी लोकुर का मत नहीं है, बल्कि 1951 से लेकर आज तक जब भी ये मामला कोर्ट में गया, हमेशा कोर्ट ने लगभग ऐसे ही तर्क दिए हैं। हम बात करते हैं 1955 की। ये 1955 में पंजाब सरकार बलवंत सिंह बनाम पंजाब सरकार के मामले में बलवंत सिंह बनाम पंजाब सरकार के नाम से 1955 एक मुकदमा चला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस समय आरोप था बलवंत सिंह सहित 2 लोगों पे, ये लोग सरकारी कर्मचारी थे, इन पे आरोप लगा था कि इन्होंने देश के खिलाफ नारेबाजी की और 124A के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, देश के खिलाफ बोलना या कैजुअली देश के खिलाफ नारेबाजी करना राजद्रोह की परिधि में नहीं आता है और ये मुकदमा खारिज हो गया था। 1955 के बाद 1959 में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला चला था, रामानंद बनाम यूपी सरकार। उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ माना था कि 124A भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 124A गैर संवैधानिक है और इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। ठीक, एक तरफ पंजाब हाई कोर्ट में आप पंजाब सरकार बलवंत सिंह बनाम पंजाब सरकार मामले में आपने सुप्रीम कोर्ट का मत जाना, फिर आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का मत जाना कि इसको खत्म हो जाना चाहिए। फिर 1962 में केदारनाथ यादव बनाम बिहार सरकार का मामला आया, जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को ख़त्म करने के लिए तो नहीं कहा था, लेकिन उन पे केदारनाथ यादव पे वो धारा नहीं लगी थी। 1962 में ये मामला था, वो कम्युनिस्ट नेता थे और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी के भाषण दिया था और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था, शुरू हुआ था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो हर जगह हम देख रहे हैं कि ये मुकदमे कोर्ट से खारिज होते रहे। और फिलहाल जो SG बम्बा टेकरे साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का लगभग यही मत है कि इस धारा को ख़त्म कर दिया चाहिए और सरकार से केंद्र सरकार से उन्होंने कहा है कि इसको ख़त्म करो। ठीक, अब ये कानूनी पहलू है, यानी हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज चाहते हैं कि इस धारा, जज का मत है कि 124A का उपयोग कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ हो रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है, आप इसको इस तरह से समझिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है, आपको पता होगा कि भारत के संविधान में भारत के नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं,
उस मौलिक अधिकार में धारा 19A में बोलने की आज़ादी है और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और अगर 124A दंड संहिता की धारा 124A से बात करें तो ये दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी हो जा रही है। तो बड़ा कौन? तो संविधान। संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है तो हम बोलेंगे। इसलिए जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जब लगता है कि 124A जो भारतीय दंड संहिता की धारा है, वो जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये धारा जब संविधान के अनुच्छेद 19(1) का विरोध खिलाफ में है तो सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देती है। ये बात जब देश आज़ाद हुआ, अब देखिए ये तो कानून का मत हो गया। अब हम आते हैं सरकार के पहलू पे। आपको याद होगा कि 1860 में ये भारतीय दंड संहिता देश में लागू हुई थी और उसी में धारा 21 से लेकर 121 से लेकर के 130 तक को रखा गया था राज्य के विरुद्ध अपराध के रूप में। और 1870 में 124 में एक क्लॉज जोड़ा गया ए के रूप में, और जिसमें राजद्रोह को डिफाइन किया गया और अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा रखी गई। उस समय अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज सरकार मानते थे कि जो हमारा विरोध कर रहा है वो देश का विरोध कर रहा है, भारत का विरोध कर रहा है। और आज़ादी की लड़ाई उस समय थोड़ी सी शुरू हो गई थी 1857 की क्रांति के बाद। 1870 के आसपास जब हमारे देश के नौजवान, उस समय के नौजवान जब पढ़ लिख कर के विदेशों से आने लगे तो उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी को अपना हथियार बनाया और भारत के तत्कालीन अंग्रेज सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया। तो ऐसी आवाज़ को दबाने के लिए 1870 में ये कानून 124A लाया गया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और तब नेहरू जी को, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को भी लगा कि ये हमने संविधान में एक तरफ तो बोलने की आज़ादी दी है और दूसरी तरफ 124A इसका कंट्रडिक्ट हो रहा है। तो 1951 में संविधान की धारा 19A को संशोधित करके उसमें एक बी क्लॉज जोड़ा गया। धारा को संशोधित नहीं किया गया, सॉरी, उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया बी। उस क्लॉज में कहा गया कि राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया कि किसी की बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी को तर्कपूर्ण तरीके से रोका जा सकता है। यानी लग रहा है किसी को बोलने से हमारा नुकसान हो रहा है सरकार का या देश का, तो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक, नेहरू जी तो यहाँ तक थे, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में 124A धारा को, लेकिन नेहरू जी यहाँ तक तो क्या, मतलब नेहरू जी भी कहीं ना कहीं 124A को बनाए रखना चाहते थे। उनको लगता था कि 124A नहीं होगा तो देश में अराजकता की स्थिति आएगी। उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में 124A भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को क्या किया गया, तो उसको संज्ञेय अपराध बना दिया गया। यानी पहले गैर संज्ञेय अपराध था, उसे संज्ञेय बना दिया गया, यानी उसमें सज़ा का प्रावधान किया गया था। तो इस तरह से इंदिरा गांधी ने भी इसको बनाए रखा है 124A को। अब उसके बाद जो सरकार आई वो किसी न किसी रूप में 124A को बनाए रखना चाहती है। तो सरकार चाहती है कि ये रहे और कोर्ट चाहती है कि ये ना रहे। अब इस बीच में आपका अपना और हमारा अपना मत क्या होना चाहिए? ज़रूरी नहीं कि सरकार जो चाहती है हम उसी को सही माने और जो कोर्ट चाहती है उसी को हम अंतिम सत्य मान लें। अब हमें इसको अगर एक क्रिटिक्स की भांति, एक समालोचना की तरह इसको हम देखें तो हमें कुछ घटनाओं को गौर करना पड़ेगा। ये धारा सबसे पहले, इस धारा के तहत सबसे पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ वो हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में एक बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक जिस समय कांग्रेस को बिल्कुल नरम विचारधारा का माना जाता था, उस समय बाल गंगाधर तिलक अति राष्ट्रवादी हुआ करते थे। वो अंग्रेजी हुकूमत के मुखर आलोचक थे। उनके खिलाफ जब 1897 के आसपास जब मुंबई में प्लेग, महाराष्ट्र में प्लेग फैला था, तो उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी पत्रिका केसरी के माध्यम से सरकार द्वारा प्लेग को दबाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उसकी आलोचना की है और उन पे ये मुकदमा दर्ज हुआ था बाल गंगाधर तिलक पे 1857 में और उनको 18 महीने की सज़ा हुई थी। फिर बाल गंगाधर तिलक पे दोबारा ये मुकदमा दर्ज हुआ 1909 में। बाल गंगाधर तिलक पर 2 बार मुकदमा दर्ज हुआ, ये मुकदमा दर्ज हुआ।
फिर गांधी जी पे 1922 में ये मुकदमा दर्ज हुआ। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से सरकार की आलोचना की है। और इस बीच में मैंने तिलक साहब का और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र तो किया। इस बीच में हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह थे, उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। कई हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन पर ये मुकदमा दर्ज हुआ। और आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, 1922 में जब गांधी जी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो गांधी जी ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया था। गांधी जी ने कहा था कि हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जैसे महापुरुषों पे मुकदमा दर्ज हो चुका है और आज अंग्रेजी हुकूमत ने मुझे भी उसी श्रेणी में रखा है, इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो आप देखिए, एक तरफ हमारे गांधी जी थे, तिलक जी थे, शहीद आजम भगत सिंह थे, एक तरफ तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और हम उस धरोहर को आज भी संजोए हुए हैं। और अब हम ऐसे लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर और उसी धारा के तहत ऐसे लोग ही मुकदमे में नामजद हो रहे हैं, दिशा भी। और ये जब गांधी जी ने अपने आप को तिलक की कैटेगरी रखने पर गौरवान्वित महसूस किया था, तो कहीं ना कहीं हम आज ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों को भी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जिनका देश के विकास में कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, हमको उन लोगों को भी हम गांधी जी और तिलक जी की श्रेणी में ही रख रहे हैं। तो इस हिसाब से भी हमें इस धारा को एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में ले करके हमें ये दिखाना चाहिए कि चूँकि ये मुकदमे, ये धारा ऐसे लोगों के खिलाफ, महापुरुषों के खिलाफ दर्ज हुआ था, तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत ने दर्ज किया था, इसलिए धारा हमारी धरोहर है और हमें इस धारा के तहत अब कोई मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि देशद्रोह की धारा, राजद्रोह की धारा जरूरी है, तो सरकार कोई दूसरी धारा बनाए, कोई दूसरा कानून बनाए, कोई दूसरा एक्ट लाए। 124 भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस धारा के तहत उन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जेल गए, लाठी खाए। उन महापुरुषों की श्रेणी में हमें किसी दूसरे लोगों को, ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे देश का, भारत का विरोध है। तो इसलिए तर्क यही है और हमारा भी मानना यही है कि 124A को ख़त्म कर देना चाहिए। हमें नेहरू, गांधी, तिलक की श्रेणी में ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, तो 124A का यही है पूर्ण विश्लेषण। 2 एपिसोड में मैंने आपको बताया कि ये क्या है, क्यों सुर्खियों में है और इस धारा को क्यों ख़त्म करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, 124A के बारे में जो जिक्र हमने आपके सामने किया है, आपको अच्छा लगा हो, तो हम कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको ज़रूर ये लिखना चाहिए कि ये अच्छा है, या अगर आपको लगा हो कि इसमें कुछ कमी है तो आपको ये भी बताना चाहिए। और दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।